एसाइक्लिक एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण हो गया था। उसके बाद में अपन बात करते हैं चक्रीय एल्कोहल, मतलब वे एल्कोहल जिसमें OH समूह जो होगा वो वलय से डायरेक्टली अटैच होगा, उस प्रकार के कंपाउंड का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा। उसके देखो कुछ अपन विशेष उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो देखिए ये कुछ चक्रीय यौगिकों के उदाहरण हैं, चक्रीय कंपाउंड्स के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले ये एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि जब भी अपन ऐसे कंपाउंड्स का जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग है, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसमें एरोमेटिक रिंग तो नहीं है। अगर एरोमेटिक रिंग होगी तो फिर वो फिनोल का केस हो जाएगा, वो साइक्लोएल्केनॉल में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर ऐसी कोई रिंग नहीं है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अंकन करेंगे। और अंकन कहाँ से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले। और यहाँ पर देखिए बाहर निकला हुआ नहीं, ऐसे ही है, इसको कहीं बाहर निकला हुआ मत समझ लेना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसका पार्ट बाहर निकल रहा है तो उसका मतलब वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए सबसे पहले क्रियात्मक समूह को फर्स्ट नंबर देंगे। आप इधर से भी अंकन ले लो, क्योंकि सब तरफ इधर से कोई प्रतिस्थापी वगैरह या डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। आगे अंकन करने की आवश्यकता भी नहीं है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी की स्थिति नहीं है, प्रतिस्थापी का नाम, जब स्थिति प्रतिस्थापी नहीं है तो स्थिति और नाम दोनों ही नहीं आएंगे। फिर उसके बाद में देखो, आप अभी स्टार्टिंग में नामकरण बताया था कि जब भी यदि अपन चाहे वो साइक्लो एल्कीनॉल वाला कंपाउंड होगा, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबसे पहले अपन जहां एल्क लिखेंगे उसके आगे साइक्लो लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, साइक्लो। फिर उसके बाद में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या आएगा, हेक्स। और सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड है, तो हेक्सेन। उसके बाद में स्थिति क्रियात्मक समूह 1 OH समूह की, उसके बाद में और नाम हो गया इसका साइक्लोहेक्सेनॉल या आईयूपीएसी नाम हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, तो वही सबसे पहले क्रियात्मक समूह को अपन सबसे कम अंक देंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स में जो क्रियात्मक समूह फर्स्ट नंबर पे ही आएगा। अब देखिए इधर से अंकन करते हैं 1, ये 1 हो गया, तो 2, 3, 4 और 5 पे आ रहा है। जब क्रियात्मक समूह को अंक दे दिया तो फिर अपन ये देखेंगे कि जो प्रतिस्थापी है या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उसको कम अंक मिले क्रियात्मक समूह के अंकन के बाद में। तो इधर से अंकन करते हैं तो ये सेकंड पे ही आ रहा है, तो ये सही होगा 1, 2, 3 और ये 4, 5। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, प्रतिस्थापी की स्थिति कौन सी स्थिति पर है, सेकंड पर, तो ये हो गया 2। उसके बाद में प्रतिस्थापी का नाम मिथाइल, ये लीजिए। फिर उसके बाद में जहाँ एल लिखेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे अपन, साइक्लो, तो ये आ गया साइक्लो। उसके बाद में कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या आएगा, पेंट। एल्केन है ये तो पेंटेन। उसके बाद में क्रियात्मक समूह की स्थिति तो 2 मैथिल साइक्लोपेंटेनॉल। अब बात करते हैं देखो तीसरे एग्जाम्पल की, तो वही फर्स्ट नंबर ये हो गया। और इधर से अपन अंकन करते हैं तो जो डबल बॉन्ड है 1, 2 और 3 पे आ रहा है, इधर से करते हैं तो 1, 2 और 3 पे आएगा, इधर से भी ले लेते हैं 2, 3, ये लीजिए 4 और ये 5। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड ये 1 है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, वही प्रतिस्थापी है नहीं तो फिर अपन क्या लिखेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो उसके लिए क्या आएगा, पेंट। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में ये एल्कीन है तो डबल बॉन्ड की स्थिति कहाँ पर है, 3 पर। उसके बाद में ईन, उसके बाद में क्रियात्मक समूह की स्थिति और उसके बाद में उसका सफिक्स, तो साइक्लोपेंट 3-इन-1 और इस तरीके से आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। अब फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है, देखो उसको समझना, ये आ गया तो आपको सभी प्रकार के साइक्लिक जो एल्कोहल के उदाहरण है वो सारे समझ में आ जाएंगे। तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, सॉरी अंकन करेंगे। तो अंकन किधर से करेंगे, इधर से क्रियात्मक समूह क्रमांक के लिए फर्स्ट नंबर देंगे। अब इधर से करते हैं, देखो इसके बाद में प्राथमिकता किसको देंगे, सबसे पहले प्राथमिकता थी फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद में देनी है प्रतिस्थापी को। तो अब सबसे पहले ये दे दिया 1। अब इधर से अंकन किया जाए या इधर से किया जाए, इसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा। इधर से करते हैं, देखो 1, 2 और 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से चलते हैं तो 1, 2 और 3 पे, इधर से भी कर लो, बराबर आ रहा है, 3 पे आ रहा है दोनों तरफ से। तो फिर अपन क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी, क्योंकि इसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप का अंकन कर दिया,
सेकंड अपन ने डबल बॉन्ड का देख लिया प्रायोरिटी में। अब अपन देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। तो ये देखो यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ क्लोरीन है। ये ब्रोमो बी से स्टार्ट होगा, ये सी से स्टार्ट होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में बी पहले आएगा तो अंकन किस तरफ से होगा, इधर से होगा। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये हो गया। आ गया सबके समझ में? हाँ, ये एग्जाम्पल समझोगे आपको साइक्लिक कंपाउंड्स के सारे एल्कोहल संबंधित उदाहरण आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अब सबसे पहले वही प्रतिस्थापी की स्थिति। तो प्रतिस्थापी कहाँ पर, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ब्रोमीन को लिखेंगे 2, उसके बाद में ब्रोमो, फिर उसके बाद में 5 क्लोरो, फिर उसके बाद में देखिए साइक्लो लगाएंगे, फिर उसके बाद में कितने कार्बन है, पेंट 5 कार्बन, फिर डबल बॉन्ड की स्थिति 3, उसके बाद में इसका सफिक्स 3, फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1, उसके बाद में उसका सफिक्स होल। तो नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लो पेंट 3 इन 1 होल। इस तरीके से नाम कर, ठीक है ना। अब बात करते हैं देखो अपन फिफ्थ एग्जाम्पल की। तो इधर से अपन देखें तो फर्स्ट जो नंबर होगा वो इधर से ही होगा, देखिए 1। फिर सेकंड, अब अपन देखेंगे क्रिया जो डबल बॉन्ड है उसको कम अंक मिले। इधर से अंकन करते हैं तो 3 पे आ रहा है, इधर से अंकन करते हैं तो ये आ रहा है 1 2 3 और 4 पर। तो इस तरफ से अंकन किया जाएगा। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही प्रतिस्थापी की स्थिति 4 पर है। 4 कौन सा है, CH3 है, तो मिथाइल। उसके बाद में साइक्लो, कितने कार्बन है, 6 हेक्स, डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन 3, उसका सफिक्स ई। उसके बाद में क्या लगाएंगे, क्रियात्मक समूह की पोजीशन 1, उसका सफिक्स ओल। तो नाम हो गया इसका 4 मेथिल साइक्लोहेक्स 3 और लास्ट देखो छठा उदाहरण इसकी अपन बात करते हैं। वही 1, ये तो आसानी से आप कर लोगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी की स्थिति कहाँ पर है, 3 पर है। मैं पढ़ लिख देता हूँ इसका नाम, 3 ब्रोमो। उसके बाद में साइक्लो, फिर कितने कार्बन है, 6 एल्केन है तो हेक्सेन। उसके बाद में क्रियात्मक समूह 1 पर और लास्ट में क्या लिख देंगे अपन और। तो ये अपने हो गया चक्रीय एल्कोहल का IUPAC नामकरण। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन 1-2 उदाहरण पढ़ते हैं। एल्कीन व एल्काइन, चक्रीय श्रृंखला में एल्कीन व एल्काइन श्रृंखलायुक्त एल्कोहल का नामकरण। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, अब देखिए। देखो अब इसके कुछ विशेष उदाहरण जिनमें डबल बॉन्ड वगैरह है। तो देखिए सबसे पहले वही मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे और उस मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह है, ठीक है ना। क्रियात्मक समूह आ गया तो फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेंगे। फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो प्रतिस्थापी को लेते हुए चयन करेंगे। तो ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अंकन करेंगे। अंकन किस तरह से करेंगे, जैसे क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले, इधर से नंबरिंग करते हैं तो क्रियात्मक समूह 4 पे आ रहा है, इधर से अंकन करते हैं तो 3rd पे आ रहा है। इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। कोई प्रतिस्थापी नहीं है, क्या करेंगे, आगे का नाम देखो। उसके बाद में क्या आएगा, एल्क। तो यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 6 के लिए क्या आएगा, हेक्स। उसके बाद में डबल बॉन्ड की स्थिति कहाँ पर है, 1 पर, इसका सफिक्स ई। फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह की स्थिति वो है 3rd पर और उसका सफिक्स है ओल। तो नाम हो गया हेक्स 1 इन 3 और इस तरीके से IUPAC नामकरण हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट। देखो दूसरा एग्जाम्पल है, कोई क्रियात्मक समूह को लेते हुए मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। फिर अंकन उस तरफ से करना है, इधर से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले, इधर से होगा 1 2 3 4 और ये 5। अब क्या करना है, सबसे पहले वही प्रतिस्थापी की स्थिति और प्रतिस्थापी का नाम। एक से ज्यादा प्रकार के प्रतिस्थापी हैं तो अपन क्या करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेटिक काम लेंगे। तो यहाँ पर देखो ब्रोमीन है और मैथिल है। पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमीन को लिखेंगे, एक पोजीशन कहीं पर भी हो, 2 ब्रोमो, ये। उसके बाद में 4 मिथाइल, मिथाइल समूह। उसके बाद में कितने कार्बन है, 5 के लिए क्या आएगा, पेंट। फिर क्या डबल बॉन्ड वगैरह है तो उसकी स्थिति पेंट 3 और उसके बाद में क्रियात्मक समूह की स्थिति 1 और उसका अनुबंध हो जाएगा ऑल। तो इस तरीके से इनका IUPAC नामकरण हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आज के वीडियो में अपन ने अल्कोहल का IUPAC नामकरण कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे फिनॉल और ईथर का IUPAC नामकरण, ठीक है ना। तो इससे संबंधित जो भी टॉपिक, जो भी उदाहरण अपनी बुक में दे रखे हैं, आप होमवर्क आपका ये है कि उनको सॉल्व करेंगे और इनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेल ID पर डालें, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन आपका किया जाएगा। धन्यवाद। तो देखो, अब बात करते हैं अपन फिनॉल के IUPAC नामकरण की। तो फिनॉल देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये बेंजीन का सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है। मतलब बेंजीन का सरलतम हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न ये अपने फिनॉल का। तो देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर अपन फिनॉल के IUPAC नामकरण की बात करेंगे। और फिनॉल एक्चुअल में होता क्या है, ये बेंजीन का सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है। मतलब सरलतम हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, वो क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। किसका? बेंजीन का। बेंजीन का सरलतम हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाता है, अपने फिनॉल कहलाता है। और फिनॉल जो है इसका एक नाम और है, इसे अपन कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। कोलतार वगैरह से प्राप्त हुआ था प्रारंभ में, इसलिए इसको अपन कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल ये फिनॉल का नाम है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। अब ये बेंजीन का सरलतम हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, वो कैसे है देखिए। बेंजीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है और इसको अपन कहते हैं बेंजीन। जब इसके एक किसी भी एक पोजीशन पर OH समूह को अपन जोड़ते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है फिर फिनॉल। और फिनॉल जो है वो इसका IUPAC नाम भी और इसका सामान्य या साधारण नाम भी क्या है, इसका फिनॉल ही है। मतलब दोनों नाम ही क्या है, फिनॉल है। IUPAC में भी इसको फिनॉल ही माना गया है, ठीक है ना। तो देखिए, अब बात करते हैं अपन इसके कुछ व्युत्पन्न की। जैसे मान लीजिए फिनॉल में डाइहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न हो गया या फिनॉल की किसी पोजीशन पर प्रतिस्थापित यदि अपन जोड़ दें तो उसका किस प्रकार से नाम होगा। तो अपने बेसिकली जो NCERT का कोर्स है उसमें 2 प्रकार के कंपाउंड है। देखिए, वैसे दोनों केसेस इसी में अपने आ जाएंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, जब फिनॉल पर ये फिनॉल हो गया, अब इसकी ऑर्थो, मेटा और पैरा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा, पैरा ये वाली पोजीशन होगी। यदि अपन यहाँ पे CH3 जोड़ते हैं ऑर्थो, मेटा या पैरा में से, तो इस वाले कंपाउंड को अपन बोलते हैं क्रिसॉल। क्या कहते हैं, क्रिसॉल। ये भी कोलतार और पेट्रोल से प्राप्त होता है और ये बड़ा टॉक्सिक होता है यदि इसकी हाई कंसंट्रेशन हो, और लो कंसंट्रेशन पर ये एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य करता है। लेकिन अपना यहाँ पर इसका कोई वो नहीं है, इसका क्या उपयोग है नहीं, अपने को यहाँ पर इसका IUPAC नामकरण पढ़ना है। इसी प्रकार अपन बेंजीन के डाइहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न की बात करेंगे। अब वो डाइहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है और पैरा पर भी हो सकता है। तो देखिए किस प्रकार से इनके नामकरण होंगे। ये हो गया अपने बेंजीन का डाइहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। बेंजीन का डाइहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। देखिए किस प्रकार से अपन इनका नामकरण करेंगे। ये तो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले अपन क्रिसॉल की बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि फिनॉल ये OH समूह, इसके रेस्पेक्ट में इसकी ऑर्थो पोजीशन ये वाली होगी, ये कहलाएगी अपने ऑर्थो स्थिति। ये वाली स्थिति अपने कहलाएगी मेटा और ये वाली स्थिति अपने कहलाएगी पैरा, फिनॉल के रेस्पेक्ट में। मतलब
जो 1,4 पोजीशन है वो पैरा, जो 1,3 या 1,5 पोजीशन है वो होगी मेटा, और 1,2 और 1,6 पोजीशन है वो क्या कहलाएगी अपने ऑर्थो पोजीशन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो अपन ने हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ा था, नहीं पता हो तो ये ध्यान रखना। ये वाली हो गई अपने ऑर्थो पोजीशन, ये वाली अपने हो गई मेटा स्थितियाँ या मेटा पोजीशन, और ये वाली स्थिति अपने हो गई पैरा पोजीशन, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। अब देखिए बात करते हैं अपन क्रिसॉल की। क्रिसॉल किस प्रकार से होगा इसका नामकरण, तो देखिए इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। जब फिनॉल के रेस्पेक्ट में मिथाइल समूह ऑर्थो स्थिति पर हो तो इसका नाम होगा, जो साधारण नाम है वो है इसका ऑर्थो क्रिसॉल। इसी प्रकार ये OH समूह के रेस्पेक्ट में यदि मेटा स्थिति पर है, मेटा मीन्स 1,3 या 1,5 पोजीशन पर CH3 समूह एग्जिस्ट करेगा, देन इट इज कॉल्ड मेटा क्रिसॉल। ये लीजिए, इसी प्रकार ये एक दूसरे की 1,4 पोजीशन पर होंगे, OH समूह और CH3 समूह एक दूसरे की 1/4 पोजीशन पे होंगे, तो उसको अपन बोलेंगे पैरा क्रिसॉल। ये तो हो गया इसका साधारण नाम। अब IUPAC नाम की बात करते हैं, तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो क्रियात्मक समूह होगा उसको अपन सबसे कम अंक देंगे, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका प्रतिस्थापी की स्थिति, वही नियम होंगे जो साधारण लगे थे वहां पर, वही प्रतिस्थापी की स्थिति, फिर प्रतिस्थापी का नाम, और फिर उसके बाद में एल्क जहां पर था, वर्ड रूट था, वहां पर अपन यहाँ पे फिनॉल शब्द काम में ले लेंगे ऐसी स्थितियों में। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 मिथाइल, और बाकी शेष जो संरचना है उसको अपन IUPAC में भी क्या मानते हैं, फिनॉल। इसी प्रकार इसको यदि अपन देखें तो ये वाली जो स्थिति हो गई वही क्रियात्मक समूह वाली स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड देंगे और इसको थर्ड देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही प्रतिस्थापी की स्थिति, तो कहाँ पर है, 3 पर है, फिर उसका नाम 3 मिथाइल, ये लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, फिनॉल। फिर इसी प्रकार अपन बात करें इसकी, तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई, इसके रेस्पेक्ट में ये तो हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इधर से भी ले सकते हैं, दोनों तरफ से बराबर पे आ रहा है। तो फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, वो उसका नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल फिनॉल। इस तरीके से ये ऑर्थो, मेटा और पैरा क्रिसॉल का IUPAC नामकरण हो गया, ठीक है ना, आ गया होगा आपके समझ में। अब देखिए अपन बात करते हैं डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या ये जो रिसोर्सिनॉल वगैरह अपन ने पढ़ा था, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनॉल, उनकी IUPAC नाम किस प्रकार से होंगे, बता दीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिया होगा। देखो नेक्स्ट अपन एग्जांपल पढ़ते हैं। देखिए जब डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन के अपन, तो देखिए अपन बेंजीन के डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की बात कर रहे थे कि जब बेंजीन में 2 OH ग्रुप एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर एग्जिस्ट करेंगे तो इसको अपन कहेंगे कैटेकॉल। ये अपन ने पढ़ा था इसके क्लासिफिकेशन में, डाईहाइड्रिक एल्कोहल में। अब इसका यदि अपने को नामकरण करना है तो ये दोनों क्रियात्मक समूह हैं, तो 1 और 2 पोजीशन पे एग्जिस्ट करेंगे। तो पहले अपन किसको लिखेंगे, बेंजीन को, ये लीजिए कि बेंजीन, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या जाएगा, 1, 2 डाईओल। अब इसमें केवल पोजीशन का गेम है। अब इसी प्रकार यदि अपन रिसोर्सिनॉल की बात करें, जिसमें OH ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको देखो क्या बोलेंगे अपन, रिसोर्सिनॉल। ये लीजिए, तो इसमें नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाईओल। इसी प्रकार अपन हाइड्रोक्विनॉन की यदि अपन बात करें तो इस तरीके से हो जाएगा, OH ग्रुप एक दूसरे की 1/4 पोजीशन पर है, तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्विनॉन। इनके नाम याद रखना क्योंकि रिएक्शन में काम में आएंगे। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाईओल, ठीक है ना। इस तरीके से अपन डाईहाइड्रोक्सी जो बेंजीन के डेरिवेटिव हैं उनके IUPAC नामकरण इस प्रकार से करेंगे। तो अपन ने दोनों प्रकार पढ़ लिए हैं। अब अपन बात करते हैं ईथर के IUPAC नामकरण, जो इसका लास्ट और थर्ड पार्ट है नामकरण का। तो देखिए अपन बात करते हैं अपन ईथर का IUPAC नामकरण। इसको उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
तो देखिए बात करते हैं अपन ईथर के IUPAC नामकरण की। तो सबसे पहले अपन ईथर की संरचना को लेते हैं, जो अपन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ईथर को ROR से। हालांकि यहाँ R की एल्किल समूह की जगह जो है वो एरोमेटिक समूह भी हो सकता है। तो इसमें देखिए इसका जो IUPAC नाम है वो इस तरीके से कह जाता है, इसका साधारण नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो देखिए यहाँ पर ये जो एल्कोक्सी शब्द है वो स्मॉलर जो एल्किल ग्रुप होगा उसके लिए यूज में लिया जाएगा। स्मॉलर एल्किल ग्रुप इन दोनों में से वह एल्किल समूह जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होगी, उसके लिए अपन क्या लेंगे, एल्कोक्सी यूज में लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसमें से छोटा ग्रुप OCH3 है, तो इसको अपन बोलेंगे मेथॉक्सी। इसी प्रकार यदि OC2H5 है तो उसको अपन बोलेंगे इथॉक्सी। और इसी प्रकार OC6H5 है तो इसको अपन बोलेंगे फिनॉक्सी। ठीक है ना। तो देखिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एल्कोक्सी, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी साथ के साथ में है एल्कोक्सी एल्केन। ये इसका साधारण IUPAC नाम हो गया। जनरल IUPAC नाम जो है वो इसका एल्कोक्सी एल्केन के रूप में ही लिखा जाएगा। ठीक है ना। इसमें एल्कोक्सी जो होगा वो छोटा एल्किल समूह होगा, और एल्केन के रूप में जो बिग जो बड़ा समूह होगा एल्किल समूह, वो बड़ा एल्किल समूह या लार्जर एल्किल ग्रुप जो होगा वो एल्केन के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो इसको एक बार उतार लीजिए, फिर अपन इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं ईथर के कुछ उदाहरणों की, जो कि NCERT बुक में अपने दे रखे हैं। इसमें एक बार स्क्रीनशॉट चाहे आप ले लो, उतार लो, फिर साथ के साथ समझते जाना किस प्रकार से इसका अपन नामकरण करेंगे। ठीक है ना। ले लिया वो देखो आपने। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट एग्जांपल से बात करते हैं। तो इसके यदि अपन साधारण नाम की बात करें तो इसका नाम साधारण नाम होता है डाईमेथिल ईथर। ठीक है ना। ये मैंने क्लासिफिकेशन में बता दिया था, डाईमेथिल समूह और ये कहलाएगा अपने ईथर। अब देखो अपन IUPAC नाम की बात करते हैं। अभी अपन ने पढ़ा है IUPAC नाम, इसको एल्कोक्सी एल्केन फॉर्म में लिखते हैं, और उसमें एल्कोक्सी समूह जो होता है वो छोटा एल्किल समूह होता है। लेकिन यहाँ पर देखो कोई छोटा एल्किल समूह नहीं है, तो फिर इसको बाय डिफॉल्ट अपन किसी एक को क्या मान लेंगे, छोटा एल्किल समूह मान लेंगे। मान लीजिए अपन ने इसको छोटा एल्किल समूह मान लिया, तो ये हो गया अपने मिथॉक्सी। तो यहाँ पर OCH3 हो गया ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। ये लीजिए। फिर उसके बाद में एक कार्बन का रहेगा, एक कार्बन का एल्केन क्या कहलाएगा, मीथेन। यहाँ पर नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। ये लीजिए। अब अपन सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एथिल समूह है, एक मैथिल समूह है। इसका यदि अपन साधारण नाम लिखें तो होगा एथिल मैथिल ईथर। एक तरफ एथिल समूह, एक तरफ मैथिल समूह, एथिल मैथिल ईथर। ये तो इसका साधारण नाम हो गया। IUPAC नाम वही एल्कोक्सी एल्केन के रूप में। इसमें स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखो एक साइड में CH3 समूह है, एक तरफ C2H5 है। छोटा समूह ये है तो ऑक्सीजन इसके साथ मानेंगे अपन। ये हो गया अपने मैथॉक्सी। ठीक है ना। तो इस तरीके से नाम हो जाएगा मैथॉक्सी, और उसके बाद में ये हो जाएगा इथेन। 2 कार्बन का एल्केन क्या कहलाएगा आपने, इथेन कहलाएगा। अब यदि अपन थर्ड एग्जांपल की बात करें जो इसकी की तरह है, और ये दोनों एथिल समूह है। मैंने यहाँ पर अब हाइड्रोजन्स नहीं लिखे हैं। ठीक है ना। तो ये आप अपने आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अपने आप जोड़ लेना और उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पर देखिए डाई एथिल ईथर, ये तो इसका साधारण नाम हो गया। अब अपन बात करते हैं IUPAC नाम की। दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है, तो एक तरफ अपन O को मान लेंगे, किसी भी तरफ मान सकते हैं। तो एक तरफ जब अपन लेके जाएंगे तो ये वाला समूह OC2H5 हो जाएगा, और OC2H5 समूह क्या कहलाता है, इथॉक्सी समूह। ये लीजिए इथॉक्सी। उसके बाद में 2 कार्बन वाला एल्केन क्या होगा, इथेन। ये इसका IUPAC नाम। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन, देखिए इसकी। तो इसमें एक तो मैथिल है और एक है प्रोपिल समूह।
3 कार्बन आ गए, सीधी श्रृंखला में है, असाखित है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैथिल एन प्रोपिल ईथर। ये इसका क्या हो जाएगा अपने साधारण नाम। एक बार इसको देख लीजिए, मैथिल एन प्रोपिल ईथर। और इसका IUPAC नाम किस प्रकार से होगा, आप भी पर प्रयास कीजिए किस तरीके से इसका IUPAC नाम होगा। तो देखिए इसमें देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये वाला समूह छोटा है, एल्किल समूह है, ये वाला कार्बन संख्या 1 है, तो ऑक्सीजन को इसके साथ मानेंगे, तो ये अपने हो गया मिथॉक्सी समूह। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला एल्केन क्या कहलाएगा, प्रोपेन। लेकिन देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जब, क्योंकि 2 कार्बन तक तो अपने को इसकी पोजीशन बताने की आवश्यकता नहीं है, और ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि एल्कोक्सी में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये प्रतिस्थापी के फॉर्म में लिखा जा रहा है, कौन सा, ईथर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फिर अंकन करेंगे जब कार्बन की संख्या 2 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो अंकन किस तरफ से करेंगे, जिधर से ये समूह जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर अब इधर तो छोटी कार्बन श्रृंखला है, तो ये तो एल्कोक्सी के रूप में लिखा जाएगा। अब ये कहाँ जुड़ा हुआ है, इस वाली श्रृंखला से, तो अंकन कहाँ से होगा, इस तरफ से होगा, क्योंकि इस तरफ से करने पर इसको कितने अंक मिलेंगे, इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, तो अंकन इस तरफ से ही किया जाएगा। तो 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर देखो अब इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, अपन ने मैथॉक्सी तो लिखा, लेकिन मैथॉक्सी कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 मैथॉक्सी, उसके बाद में क्या आएगा अपने प्रोपेन, इस तरीके से ये लिखा जाएगा प्रोपेन। ये लीजिए, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब बात करते हैं अपन 5वें एग्जाम्पल की, इसका नाम देखो, ये है अपने एनिसोल, इसको अपन क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं, देखो। और जहाँ पर C2H5 आता है उसको अपन फेनिटॉल कहते हैं। एक तो हो गया एनिसोल और दूसरा हो गया अपने फेनिटॉल, दोनों ढंग से याद रखना, ठीक है ना। बढ़िया उदाहरण है ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर वही छोटा एल्किल समूह, तो छोटा एल्किल समूह कौन सा हो गया, मैथॉक्सी समूह, ठीक है ना। और उससे जुड़ा हुआ कौन सा है, बेंजीन, जो कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। यहाँ पोजीशन देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरा प्रतिस्थापी है नहीं, तो सीधा सा इसका IUPAC नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। तो आपसे यदि पूछा जाए कि एनिसोल का IUPAC नाम क्या होगा, तो वो होगा अपने मिथॉक्सी बेंजीन। इसी प्रकार फेनिटॉल की अपन बात करें तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो इसको अपन क्या मानेंगे, C2H5 को अभी अपन ने पढ़ा है मिथॉक्सी, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथॉक्सी, और फिर क्या आ जाएगा अपने बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। ये अपने इसका नामकरण हो गया। अब देखिए अपन बात करते हैं 7th एग्जाम्पल, एक बार इसको उतार लीजिए, फिर अपन साथ में उदाहरण की बात करेंगे। और जो भी इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछने हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे पता चले आप कितना समझ में आ रहा है। देखिए इसके यदि अपन साधारण नाम की बात करें 7वें एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर एक तरफ तो मैथिल समूह है, और अब देखो ध्यान रखना, कार्बन श्रृंखला है, सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं, तो कल अपन ने पढ़ा था, उसको अपन क्या कहेंगे, आइसो समूह। 3 कार्बन है ये टोटल, तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। तो ओवरऑल नाम क्या होगा, मैथिल आइसोप्रोपिल, और उसके बाद में क्या जोड़ देंगे अपन, ईथर। ये तो साधारण नाम की बात होगी। अब बात करते हैं इसके अंकन की, तो यहाँ पर देखो मुख्य श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा, तो मुख्य श्रृंखला इस प्रकार से हो जाएगी। अब इसमें अंकन किस तरफ से करेंगे, इधर से प्रतिस्थापन, मतलब इसको कम अंक मिले तो किधर से करेंगे, इधर से भी करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से मान लीजिए अपन ने अंकन इस तरफ से कर दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, OCH3 समूह है, तो OCH3 को अपन क्या बोलेंगे, मैथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा, लेकिन कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर है, तो नाम होगा 2 मैथॉक्सी, उसके बाद में नाम आ जाएगा प्रोपेन, तो इसका IUPAC नाम हो गया 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। अब बात करते हैं अपन 8वें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर देखो एक तरफ C6H5 है और एक तरफ अपने 7 कार्बन की एक लंबी कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, मतलब एक तरफ तो फेनिल समूह है, एक तरफ हेप्टिल समूह है, फेनिल हेप्टिल ईथर भी इसका साधारण नाम अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें जो छोटा समूह होगा वो कौन सा हो गया, ये OC6H5 समूह हो गया, और जब OC6H5 हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिनॉक्सी।
लेकिन यहाँ पर अंकन भी तो देना पड़ेगा, लंबी कार्बन श्रृंखला है तो अंकन किधर से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 फिनॉक्सी, उसके बाद में 7 कार्बन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, देखो इसमें 2 ईथर समूह जुड़े हुए हैं, मतलब एक तरीके से डायमेरिक फॉर्म में आ जाएगी। तो देखो किस तरीके से इसका अंकन होगा, कोई अपने क्या करना है, ऐसे कंपाउंड्स में अपने को लंबी कार्बन श्रृंखला देखनी है, हो गया अंकन किधर से भी कर, दोनों तरफ से ईथर समूह मतलब एथॉक्सी समूह मैथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो यहाँ से 1 कर देते हैं, 1 2 और ये 3। उसके बाद में देखो नाम क्या होगा, 1 3, क्योंकि दोनों तरफ समान समूह है, 1 3, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा डाई, उसके बाद में मिथॉक्सी, उसके बाद में प्रोपेन जो मुख्य श्रृंखला है उसका नाम लिखा है। इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 10वें एग्जाम्पल की अपन बात करें तो वो कुछ हद तक इस जैसा ही उदाहरण है, वही मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। तो मुख्य श्रृंखला देखिए इधर तो 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, बड़ी श्रृंखला ये होगी, एल्केन ये कहलाएगा, तो मुख्य श्रृंखला यही चयन करना, चयन कर दिया अपन, मतलब ये एल्कोक्सी समूह के रूप में जाना जाएगा। अंकन करते हैं, दोनों तरफ से कर दो क्योंकि बराबर पोजीशन पे आ रहा है, तो मान लीजिए इधर से अंकन कर दिया आपने। उसके बाद में वही सबसे पहले एल्कोक्सी एल्केन होता है तो 2 पर क्या है इथॉक्सी, तो 2 इथॉक्सी, उसके बाद में क्या जाएगा अपने प्रोपेन, ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब देखिए यदि एरोमेटिक रिंग में ईथर इस प्रकार से जुड़ा हुआ, मतलब ये केस है एल्किल एरिल ईथर का। कौन सा केस है ये, इसमें एक तरफ एरिल समूह जुड़ा हुआ है, एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो इसके साथ में ये पड़ोसी और आ गया गिफ्ट में, तो अब इसका अंकन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये दोनों ग्रुप क्या है, प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब इनको क्या करेंगे अपन, वो इंग्लिश अल्फाबेट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अंकन करेंगे। इथॉक्सी ई से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो एन से स्टार्ट हो रहा है, तो अपन दोनों पास पास में ही है, इधर से अंकन करेंगे, इधर से करें, तो इधर से अपन अंकन करेंगे। तो ये दे देंगे नंबर 1 और इसको नंबर दे देंगे 2। तो नाम देखो किसी प्रकार से होगा, 1 इथॉक्सी, 2 नाइट्रो, उसके बाद में क्या जाएगा बेंजीन। इस तरीके से ये अपने 11 एग्जाम्पल हो गए हैं, जिसके द्वारा आपको मेरे ख्याल से पूरा ईथर का IUPAC नामकरण समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो भी बुक में इसके अतिरिक्त जो दे रखे हैं वो भी आप प्रश्न सॉल्व करें, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। एक स्पेशल एग्जाम्पल है जिसमें लोवेस्ट लोकेंट रूल लागू होता है, वो इसके बाद में मैं दिखाऊंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने ले लिया होगा। तो देखिए एक विशेष उदाहरण की अपन बात कर रहे थे, जो ये वाला अपनी बुक में दे रखा है। तो यहाँ पर देखो यदि अपन अंकन करें तो सबसे पहले जिधर से प्रतिस्थापी पहले नजदीक आएगा उधर से अपन अंकन करेंगे। तो उधर से देखिए यदि इधर से करते हैं तो इथॉक्सी आ रहा है, इधर से 2 मैथिल समूह आ रहे हैं। और यदि रूल क्या कहता है आपके अकॉर्डिंग, जो आपने इतने नियम पढ़े हैं तो उसके अनुसार जिधर से जो ज़्यादा प्रतिस्थापी आ रहा हो उधर से अंकन किया जाएगा या फिर अंग्रेजी वर्णमाला यूज कर ली जाएगी। आप बताइए इसमें, एक बार इसको उतार लीजिए, फिर मैं बस समझाता हूँ किस प्रकार से ये नामकरण होगा। तो देखिए इस वाले केस में यदि अपन बात करें तो यहाँ पर ये अपन इसको अंकन दे 1 और इसको दे 2, या फिर इसको 1 दें, दूसरा तरीका ये है, और इसको दें अपन 2। तो देखिए जब अपन प्रतिस्थापी लिखेंगे तो एक तो आएगा 1 इथॉक्सी और 1 2 2, 1 इथॉक्सी 2 2 डाइमेथिल, और दूसरा होगा 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमेथिल। ठीक है ना, इस तरीके से है। तो अब इसमें देखो एक रूल काम में आता है, उसको अपन कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। कौन सा रूल कहेंगे उसे, लोवेस्ट लोकेंट रूल कहेंगे। वहां पर अपने को देखना पड़ेगा
कि जैसे इनकी तुलना करनी पड़ेगी स्थितियों की। यदि ऐसा हो तो अपन कैसे किस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे। तो देखो एक मिनट समझना, देखो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ 1 2 और 2, और दूसरा है 2 1 और 1, इस तरीके से है। तो देखो यहाँ पर अपन तुलना करें तो ये वाली जो संख्या है पहली संख्या से ही लेते हैं अपन, यहाँ पे ये 1 आ गया और यहाँ पर ये 2, तो यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, ये 1, मतलब ये है अपने लीस्ट और ये मतलब लार्जर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होगी छोटी संख्या होगी और इसका मान क्या हो गया ज़्यादा। यदि अपन इसकी बात करें 2 और 2, तो यहाँ पर क्या है 1 और 1, ये कम है, यहाँ पर ये कम ज़्यादा है, मतलब छोटे संख्या है वो ज़्यादा संख्या में है, कहाँ पर, इस वाले में। तो अंकन कौन सा होगा, ये वाला अंकन होगा, और इसी को अपन क्या कहेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है ना। फिर भी देखो इस उदाहरण से भी आपको समझ नहीं आया हो तो अपन इस वाला एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले देखो समझना, ये मैंने एल्केन के उदाहरण लिए हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल। मान लीजिए अपन इस तरीके से अंकन करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, और दूसरा तरीका है इस तरफ से अंकन करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यदि अपन प्रतिस्थापियों को लिखेंगे तो देखो समझना किस प्रकार से होगा। इसमें प्रतिस्थापी आएंगे 2 5 5 पर, और यहाँ पर यदि अपन बात करें तो यहाँ प्रतिस्थापी आएंगे 3 3 और 6 पर। अब यदि अपन अंकों की तुलना करें तो यहाँ पर देखिए जो छोटा है उसको मैं रेड पेन से पूरा लगा दूंगा, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 6, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है, ये। तो निम्नतम समुच्चय मतलब लोवेस्ट लोकेंट वाला स्थिति कौन सी हो रही है, ये वाला। तो ये वाला जो अंकन है वो अपना क्या होगा, सही, और ये वाला जो अंकन है वो अपना होगा गलत। फिर भी मान लीजिए इस उदाहरण से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपन तीसरे उदाहरण की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अपन अंकन करें, दोनों तरफ से प्रतिस्थापी आ रहे हैं। मान लीजिए अपन ने इस तरफ से अंकन कर दिया 1 2 3 4 और ये 5, और एक अंकन इस तरफ से कर दिया 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें यदि अपन प्रतिस्थापी की स्थिति लिखेंगे तो सबसे पहले अपन किसको लिखेंगे, एथिल को लिखेंगे। तो मान लीजिए अपन ले लिया 3, फिर अपन क्या लिखेंगे, इनको मैथिल को इनको लिखेंगे, तो ये हो गया 2, फिर आ गया 2, फिर आ गया अपने 4, और इसकी भी अपन बात करें तो वही 3, फिर अपने आ गया 2, फिर अपने आ गया 4 और ये 4, इस तरीके से है। तो अब देखिए इसमें छोटी संख्या कौन सी है, पहली संख्या से अपन कंपेयर करते हैं तो ये दोनों तो इक्वल है 3 और 3, तो इसका मैटर तो हो गया खत्म, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 2, ये भी क्या है इक्वल, ये भी हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे आ रहा है 2, छोटी संख्या है, यहाँ पे है 4, बड़ी संख्या है, यहाँ पे है 4 और यहाँ पर भी है 4, ये भी हो गया इक्वल हो गया। लेकिन ये छोटी संख्या वाला ये है, तो लोवेस्ट रूल लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग किस तरफ से होगी, इस तरफ से होगी, और ये होगा अपना गलत। तो इस तरीके से अपन लोवेस्ट लोकेंट रूल के आधार पर प्रतिस्थापियों की स्थिति का निर्धारण करते हैं और फिर उसका आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यदि अपन इथॉक्सी में इस वाले कंपाउंड में बात करें तो अंकन का तरीका कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। तो यहाँ पर अपन 2 किसको अंक दिया है, इस वाले अंकन में इथॉक्सी को दिया है। तो लिखेंगे देखो किस प्रकार से नामकरण, सबसे पहले 2 इथॉक्सी, फिर उसके बाद में 1 कोमा लगाएंगे बीच में, फिर हाइफन आएगा, उसके बाद में डाई मैथिल, फिर देखिए ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से ये इसका आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। ये अपने हो गया एल्कोहल फिनॉल ईथर का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।